वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारी ये जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है। अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबल एमसीक्यूज हैं एग्जाम्स में जो आए हुए हैं और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी है, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू बेस्ट एमसीक्यू है। जो इसको सॉल्व कर देगा वो अपनी जर्नी अच्छे से, मतलब अब जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर रहा है और उसकी जर्नी 100% सक्सेसफुल होगी। तो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोल किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जिसको बोलते हैं सोल? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली ए ऑप्शन सबसे पहले ही और दिया हुआ ऑप्शन फंडामेंटल राइट लगा देंगे डायरेक्ट आंसर। बट तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको वो है प्रियम्बल। ये सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को बोला गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बट वो क्या है? सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ओनली सोल की बात की गई है, तो इसका आंसर है प्रियम्बल। और ऐसा बोलने वाले कौन थे? वो थे ठाकुर दास भार्गवा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, तो उन्होंने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस होता है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। जो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का स्पिरिट है और उसका बिहाइंड का पर्पस क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। तो इसीलिए प्रियम्बल को बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फंडामेंटल राइट के अंदर भी आर्टिकल 32 को बोला जाता था सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऐसा बोला गया था। तो इन चार ऑप्शन में से प्रियम्बल इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी लोगों की क्या होती है, जैसे आर्टिकल 32 हिट होता है सोल एंड हार्ट, सीधा फंडामेंटल राइट, सीधा ऑप्शन ए मार देते हैं बच्चे। और वहीं पे आपका एक नेगेटिव मार्क हो जाता है, वहीं पे आप रेस में पीछे हो जाते हो। तो वो सब नहीं करना, अच्छे से चार ऑप्शन को पढ़ना है, चारों को समझना है, फिर उसके बाद मार्क करना है। ठीक है, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है कि किसने डिस्क्राइब किया है प्रियम्बल को एज एन हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हॉरोस्कोप बोला है इसको प्रियम्बल को। तो ये किया गया था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं कैसे कैसे रिफ्लेक्ट, मतलब ये हॉरोस्कोप क्या है, मतलब क्यों इसको हॉरोस्कोप बोला जाता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इन कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्टर है, फिलोसफी है और जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, उन सबको। जैसे कि हॉरोस्कोप बताता है नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ पर्सन। ठीक है, तो उस तरीके से ये कैरेक्टर, फिलोसफी और गाइडिंग प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब मेंशन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए के एम मुंशी जी के द्वारा इसको बोला गया था हॉरोस्कोप। वर्ड याद रखना, हॉरोस्कोप बाय के एम मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। लीगल नेचर क्या है अभी प्रियम्बल का एज ऑफ नाउ, मतलब अभी के टाइम में प्रियम्बल का लीगल नेचर क्या है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये जस्टिसिबल है, इन्फोर्सेबल है, पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट है बट इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसकी इन्फोर्स करने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर आप नहीं जा सकते। ठीक है, इससे बस इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब पार्ट माना तो इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाएगा ना, बट इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जैसे कि डीपीएसपी को नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं लीगल नेचर में मतलब कैसे इवॉल्व हुआ। कि कई टाइम पे तो बोला भी जाता था कि ये पार्ट भी नहीं है, किस जजमेंट में बोला गया था कि पार्ट नहीं है, और उसके बाद किस जजमेंट के थ्रू बोला गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, प्रियम्बल को बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है फर्स्ट टाइम केशवानंद भारती केस में 1973 में। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड, मतलब कब बोला गया था, ऐसा बोला गया था केशवानंद भारती केस 1973 तक के टाइम पे। मतलब इससे पहले कभी भी प्रियम्बल को एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं किया गया था। अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, तो दिस में भी प्रोबेबल क्वेश्चन कि केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला गया था। ठीक है, बट एनफोर्स नहीं किया जा सकता लीगली। कोई गाइडिंग मतलब गाइडिंग राइट की इंटरप्रिटेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करता है एक तरीके से, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो दो तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला पूछे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, हाँ भाई है, बट इन्फोर्सेबल है या नहीं है, नहीं इन्फोर्सेबल नहीं है, और किस टाइम पे बोला गया था पार्ट है, किशोरचंद भारती के 1973 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस मेंशन है प्रियम्बल के अंदर। प्रियम्बल के अंदर जो जस्टिस मेंशन है वो कितने तरीके के हैं, मतलब जस्टिस आप रिकॉल करेंगे। वन सेकेंड। किस तरह, मतलब कितने टाइप के जस्टिस प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। देखो जस्टिस आपने सुना ही होगा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तीन ही जस्टिस आप सुनते आए होंगे, अच्छे से पॉलिटी पढ़ी हुई होगी या किसी के भी लेक्चर देखे होंगे, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी आप कर रहे होंगे तो आपने सुना ही होगा। पॉलिटी के अंदर तीन टाइप के जस्टिस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रिसाइसली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्टिव वर्ड मेंशन करके, इनमें से कौन सा प्रियम्बल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है। ठीक है, जस्टिस बोला गया है, लिबर्टी बोला गया है, इक्वालिटी बोला गया है, फ्रेटर्निटी बोला गया है, बट एडल्ट फ्रेंचाइजी नॉट मेंशन्ड एज एन ऑब्जेक्टिव अंडर प्रियम्बल। ठीक है, चार बोले गए थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बट एडल्ट फ्रेंचाइजी का कहीं भी मेंशन नहीं था। ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर, नॉट इन प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल में चार ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नॉट एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, और जो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है प्रियम्बल में कितने तरीके के ऑब्जेक्टिव मेंशन है, वो चार में ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ऑप्शन मतलब अगर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कितने, चार ऑब्जेक्टिव है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज का मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है उसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूव किया गया था। ठीक है, बाद में उसी को, मतलब ये उसको एज एन मॉडिफाइड वर्जन प्रियम्बल एडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1946 में मूव किया गया था, उसी को बाद में मॉडिफाइड करके प्रियम्बल की तरह एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड इन प्रियम्बल आर एलोबरेटेड, मतलब जैसे वहां पे सिंपल लिख दिया आइडियल ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑब्जेक्टिव जैसे जस्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बस लिख के खत्म कर दिया कहानी। इनको इलेबोरेटेड फॉर्म में, मतलब एक्सपेंड करके अच्छे से इनके बारे में डिस्कशन कहाँ पे किया हुआ है, किस पार्ट में किया हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में किया गया है? ये किया गया है पार्ट 3, 4 और 4A के अंदर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज के अंदर प्रॉपरली इलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कशन किया गया है इनके पीछे, आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव को लेके। ठीक है, आइडियल्स में क्या देखेंगे, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, डीपीएसपी में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की गई है, और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स को फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए बात करता है। ठीक है, तो ये सब अपने प्रियम्बल में लिखे ही हुए हैं, आप अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का सब मेंशन है वहां पर। ठीक है, तो तीनों में उसको एलाबोरेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस किस पार्ट में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस के बारे में बात करें, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, प्रियम्बल में तो है ही, तो ये बोल रहा ओनली इन प्रियम्बल, बस प्रियम्बल में ही मेंशन है। नहीं, अभी मेरे से आगे ऑप्शन देखूंगा फिर उसका डिसाइड करूंगा। ओनली इन पार्ट 4, मतलब प्रियम्बल में है, बट मैं और ये बोल रहा ओनली वर्ड, तो मैं पहले अदर ऑप्शन चूज पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर उसका आंसर करूंगा। ओनली इन पार्ट 4, डीपीएसपी, हाँ वहां पे भी इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन है बट ओनली बोल रहा है। उसके बाद सी ऑप्शन आता है, बोथ प्रियम्बल और पार्ट 4, तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ए भी सही था, बी भी सही था, बट वहां पे ओनली शब्द लगा दिया था उसने, तो ओनली में नहीं था कि प्रियम्बल के साथ साथ डीपीएसपी के अंदर भी मेंशन है इकोनॉमिक जस्टिस, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया के अंदर जो पॉपुलर सोवरेनिटी है, बिकॉज प्रियम्बल बिगिन विद, क्यों, मतलब जो पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब फॉलो की जाती है इंडिया के अंदर, क्यों की जाती है, क्योंकि प्रियम्बल शुरू ही होता है
पॉपुलर सोवरेनिटी के मतलब लोगों के द्वारा राज। तो जो प्रियम्बल शुरू होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए पॉपुलर सोवरेनिटी इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब हम किसी से बंधे नहीं हुए, हम खुद का खुद से राज करेंगे, खुद के इलेक्टेड मेंबर्स लाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स लाएंगे, वो हमारे बिहार पे फर्दर जो किसी भी तरीके की ट्रीटी करनी है, वॉर छेड़ना है, जो भी करना है, मतलब हम किसी के अधीन नहीं है, वी आर सोवरन नेशन, ठीक है। ये वर्ड रिफ्लेक्ट करता है पॉपुलर सोवरेनिटी। तो इसीलिए जो प्रियम्बल है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया एक रिपब्लिक है। उसका मतलब क्या है? रिपब्लिक मतलब पब्लिक के द्वारा चुना जाने वाला। क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो इलेक्टेड फॉर्म में आता है। मतलब वो कोई हेरिडेटरी नहीं है कि मतलब मेरा पापा था पहले, फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट होकर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार प्रेसिडेंट का अलग सिलेक्शन होता है, नॉमिनेटेड में मतलब सब अपने अपने ऑप्शंस डालते हैं कि हमारी तरफ से ये खड़े हैं, हमारी तरफ से ये खड़े हैं। मतलब हमारी तरफ तो नहीं होता है यहाँ पे, जैसे कि मतलब अलायंसेस वगैरह रहती है, जो भी गवर्नमेंट वगैरह रहती है उनके यहाँ पे जो खड़े होते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, फिर वहां पे चूज होके आता है वो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हेरिडेटरी नहीं है। मेन पर्पज टू से रिपब्लिक का मतलब ये है कि इलेक्ट होके आएगा हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मेंशन है प्रियम्बल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? देखो जस्टिस कितने थे? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। तो तीन ऑप्शन होना चाहिए जस्टिस का। देखो, थ्री टाइप ऑफ ईच। तो ये भी सही हो सकता है क्योंकि तीन तीन ऑप्शन है जस्टिस के। अब इसमें भी बोल रहे हैं, अब बाद में हमको चेक करना पड़ेगा कि लिबर्टी कितनी है, ठीक है। लिबर्टी किस किस चीज की लिबर्टी दी हुई है, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। तो ये तो तीन से ज्यादा हो गए, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, पर मैं बताऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन में और क्या क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन B is the answer. Three type of justice: social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship मतलब पांच। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी मतलब टू, और फ्रेटर्निटी एक, क्योंकि अश्योर किया जाएगा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी डाला हुआ है। इसकी मैं लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चंस, एक पेज पे क्वेश्चन है, दूसरे पे आंसर है। आप एक एज एन एग्जाम भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको अपने दिमाग में क्लियरिटी भी मिलेगी कि मैं कितने पानी में हूँ, और साथ ही साथ आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, इनेक्टेड लिखा जाए या अडॉप्टेड लिखा जाए, एक ही बात है, ठीक है। कब इनेक्ट किया गया था और कब अडॉप्ट किया गया था, मतलब कब इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर इनेक्ट कर लिया गया था। तो ये बात दोनों ही, या इनेक्ट लिखा है या अडॉप्ट लिखा है, तो दोनों का ये आंसर है 26 नवंबर 1949, ठीक है, याद रखना। इसमें बहुत गलती होती है, लोग बहुत गलत करके आते हैं। 26 जनवरी 1950 सबसे पहले एग्जामिनर हमेशा ऑप्शन ए, मतलब सबसे शुरू में ही वो आंसर दे देगा जो गलत होगा, और बच्चे सीधा उसको लगा के खत्म कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अब मैं बता देता हूं आपको कि 26 जनवरी 1950 कब आंसर होगा। जब पूछेगा बस इट केम इनटू फोर्स, मतलब फोर्स में कब आया, अगर ऐसा बोलता है तब आंसर होगा 26 जनवरी 1950। एडॉप्टेड और इनेक्टेड होगा तो आंसर हमेशा 26 नवंबर 1949 होगा। आप इसको याद रख सकते हो कि अडॉप्टेड भी वोवल से स्टार्ट होता है और इनेक्टेड भी वोवल से स्टार्ट होता है। तो दोनों का आंसर एक होगा, 26 नवंबर 1949। फोर्स में अगर लाया जाए, पूछा जाए, तो 26 जनवरी 1950 होगा। इसी डेट को क्यों चूज किया गया, इसी दिन क्यों नहीं इसको फोर्स में ला दिया गया? क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था 1930 में। तो इसीलिए इस दिन इसको फोर्स में लाया गया था, और इसको उसी दिन से मनाया जाता है एज एन रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉल इन चार को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जोड़िए। चार, चारों को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, देख लेते हैं भाई। 24th अमेंडमेंट एक्ट, ये लाया गया था 1971 में, ठीक है। केशवानंद भारती केस, ये लाया गया था 1973 के अंदर, मतलब एक पहले आएगा दो बाद में आएगा। 42nd अमेंडमेंट, ये आपने हजारों बार पढ़ा होगा, 1976 में लाया गया था।
तो एक पहले आएगा, दो बाद में आएगा, तीन पीछे आएगा, मतलब एक दो तीन हो गया। गोलकनाथ केस पे और बात टिकी है कि ये कहाँ पे आएगा। गोलकनाथ केस लाया गया था 1967 में था ये। तो ये आएगा एक से भी पहले, मतलब चार, एक, दो, तीन इज द करेक्ट आंसर। और चारों की चारों बात आसपास घूम रही है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, वो मैं डिस्कशन में आपको बता देता हूँ। ठीक, देख लीजिए। गोलकनाथ केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो सैक्रोसेंट है, आप उनमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख गया वो लिख गया। गोलकनाथ केस में ऐसा बोला गया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। मतलब किस केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं किया जा सकता, बोला गया था गोलकनाथ केस में। ठीक है, उसके बाद इससे जूझने के लिए उस टाइम पे गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की, 24th अमेंडमेंट 97 में लाया गया, जिसके द्वारा पार्लियामेंट ने पावर के थ्रू अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, मतलब पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि फंडामेंटल राइट में अमेंड कर सकते हैं वो। ठीक है, 24th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था कोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट में अमेंड नहीं कर सकते, इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, उसके बाद पावर मिल गई पार्लियामेंट को, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट बोला जाता है उसको 97 का। फिर इसके बाद फिर केस हुआ, केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें मतलब अब वो रुक तो नहीं रहते, अब कोर्ट को पता चल गया था कि अब रुकने वाले तो है नहीं, तो उन्होंने कुछ मतलब दिमाग लगाया अपना, किस चीज पे काम करना चाहिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर थे, जिन्होंने इतना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था, तो कुछ तो उनका मोटिव रहा होगा ना भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होना चाहिए। तो यहीं से निकल के आई बेसिक डॉक्ट्रिन की स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कि आप जो बेस है ना, इसका फाउंडेशन है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो इवॉल्विंग नेचर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप उसको मतलब एज पर द सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नीड ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग। बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वही रहेगी, उस पे आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ऐसा 1973 में आ गया आप। ठीक है, फिर 46 एक्ट अमेंडमेंट 1970 में क्या किया, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को लिमिट कर दिया। ठीक है, और पावर छीन ली उससे, सुप्रीम कोर्ट से। जैसे ही इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर वाला लाया, अभी हम तेरे को बताते हैं, जुडिशियल रिव्यू को ही लिमिट कर दिया और पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को बढ़ा दिया। ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट पे ज्यादा ही अपना। इस टाइम देखो, इस टाइम जब भी ये सीन हो रहे हैं ना 71 से 76 तक, इसमें इंदिरा गांधी ही जी की ही गवर्नमेंट थी। तो ये चल रहा था इंदिरा गांधी जी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फिर से ये किया गया। बट लेटर ऑफ जब दूसरी जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई 76 में, जो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट में जो लिमिट कर दिया था जुडिशियल रिव्यू को, ये सब स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाद में जनता पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम में। ठीक है, तो ये है, चारों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, अब मैं अभी ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, गोलकनाथ 96 सही है, 24th अमेंडमेंट ये गलत है, 71 में आया था। केसरनाथ 10 ये भी सही है और ये भी सही है, तो बी गलत है इसका। ठीक है, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल को लेकर केस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो ये पहली बार कब बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बेरूबारी यूनियन केस 1960 के अंदर। ठीक है, केस का नाम और ईयर, बेरोबारी यूनियन केस 96 में पहली बार बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा कब बोला गया था पार्ट है, केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये तीन केस दिए हुए हैं, अब तीनों केस को देख लेते हैं। बेरोबारी में तो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने किया है कि इसमें पहली बार बोला गया था कि पार्ट नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये पूछ रहा है कौन बोला था कि है, केशवानंद में बोला था। हाँ भाई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें बोला गया था। साथ ही साथ एलआईसी केस में भी इसको रीट्रेट किया गया था, 95 का केस है ये, कि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मतलब केशवानंद तो था ही, उसके बाद रीट्रेशन किया गया था इसका, मतलब इसमें भी बोला गया था। कहने की बात ये है, पहले बोला जा सकता है, फिर दोबारा से उन्होंने बोल दिया था कि हाँ इसका पार्ट है। तो दोनों केसेस में, केशवानंद भारती केस, एलआईसी ऑफ इंडिया केस 95। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है मैच द फॉलोइंग में, ये केस कब था, ये केस कब था, ये केस कब था, उस तरीके से भी आप जज कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे भी एक प्रॉब्लम एमसीक्यू आ सकता है। ये जब मैं जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे आपका दिमाग भागना चाहिए, समझना चाहिए उसको कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हर पार्ट से, तभी आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहोगे प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, तो दोनों में बोला गया था प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 और 3 इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट आ जाता है, विच केस रीअफर्म, दोबारा से इसने अफर्मेशन दे दिया, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। साथ ही साथ डिक्लेयर किया गया था सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और जो फेडरलिज्म है वो तीनों पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। ये वाला केस हमको ढूंढना है। देखो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसा तो रीअफर्म अभी आपको बताया था एलआईसी ऑफ इंडिया केस में भी किया गया था, पर जो ये दूसरा बोल रहा है ना, ये सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कब बोला गया था? ये बोला गया था एस आर बोमाई केस 94 के अंदर। मतलब यहां से निकल के ये आता है, अगर इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ये होता कि किन केसेस में बोला गया था, कि किस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो बोला गया था बेरोबार यूनियन केस में। मतलब तीनों केसेस में ये में पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। मतलब ये तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर पूछा जाएगा कि कौन कौन में बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो बी सी डी विल बी द आंसर इन दैट केस, ठीक है। साथ ही साथ एस आर बोमाई केस में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। बेरोबारी, अब वही मैं अभी बोला था आपको पिछले ही उसमें, ऐसे भी आ सकता है, तो वही मैं उठा लिया हूँ। बेरोबारी 96 में, ये भी 73 में, ये 94 में, 95 में, चारों सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर इनमें से कौन सी एज ए लिबर्टी मेंशन नहीं है? देखो मैं आपको ऑलरेडी आपको बताया था 5 तरीके की लिबर्टी थी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? लिबर्टी ऑफ एक्शन, ये मेंशन नहीं है, ठीक है। टोटल 5 थी, बट इनमें से ये ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, अभी ऑलरेडी मतलब लगता है दोबारा डुप्लीकेट हो गया क्वेश्चन। 3 टाइप के जस्टिस हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन मैं बनाया हूँ आपके लिए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, देखो फंडामेंटल राइट के अंदर पॉलिटिकल जस्टिस, हाँ भाई पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो ए का ऑप्शन ये हो गया। डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो एक का हो गया पॉलिटिकल जस्टिस, दो का होगा ये, तो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वाई इज इंडिया कॉल्ड ए सेकुलर स्टेट, इंडिया को एज एन सेकुलर स्टेट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? सेकुलर स्टेट इंडिया को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं, साथ ही साथ स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। और इससे एक और अगर डेप्थ में जाके कुछ और मैं आपको बताना चाहूँ, आर्टिकल 25 से 28 की में मेंशन्ड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। साथ ही साथ प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। प्रियम्बल जब पहली बार लिखा गया था तो इम्प्लीसिट था ये सेकुलर टर्म, मतलब सेकुलर इंडिया उस टाइम पे भी था इम्प्लीसिटली, मतलब उसको लिखा नहीं गया। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आर्टिकल 25 टू 28 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सेकुलर है, बट एक्सप्लिसिटली इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में डांट दिया गया इस वर्ड को, ठीक है, सेकुलर वर्ड को। माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, मतलब किस पार्ट में रिफ्लेक्टेड है? जो दिमाग था कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का, वो कहाँ पे रिफ्लेक्टेड है? वो रिफ्लेक्टेड है प्रियम्बल के अंदर। उनका क्या मोटिव था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो सब उन्होंने एक क्रिस्प फॉर्म में प्रियम्बल में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो उनका फिलोसफी क्या थी, विजन क्या था, इंटेंशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, वो सब वहां पे मेंशन है, इसलिए उसको बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला था? पहला ही क्वेश्चन, की टू द कॉन्स्टिट्यूट, की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स, ये किसने बोला था? की नॉट अर्नस्ट बेकर बार्कर, ठीक है, अर्नस्ट बार्कर के द्वारा बोला गया है ये, ठीक है। तो ये सब प्रियम्बल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने डिस्क्राइब किया था इसको, ठीक है। मतलब किसने बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। देखो बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था वो आपको याद रहना चाहिए, एन ए पलखी वाला, ठीक है, जो एन ए पलखी वाला है इन्होंने बोला था आइडेंटिटी कार्ड। ठाकुरदास भार्गवा ने क्या बोला था? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी ने क्या बोला था? हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एन ए पलखी वाला है इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला था, ठीक है।
की एंड की नॉट टू टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था प्रियम्बल को? ये मैं ऑलरेडी आपको बताया था, अभी अर्नस्ट बारकर ने बोला था। ठीक है, तो ये एक समरी है, कुछ कुछ टर्म जो दी गई थी प्रियम्बल को। तो की एंड की नोट किसने बोला था? अर्नस्ट बेकर ने। सोल किसने बोला था? ठाकुर दास भार्गवा ने। आइडेंटिटी कार्ड एन ए फल्कीवाला ने। हॉरोस्कोप के एम मुंशी ने। तो ये एक समराइज्ड फॉर्मेट है, यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लेना। सोशल इक्वालिटी इज मेंशन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? देखो, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस आप सीधा जाओगे डीपीएसपी मार दोगे, ठीक है। बट जो सोशल इक्वालिटी की बात है ना, इक्वालिटी, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है। कहाँ पे? राइट टू इक्वालिटी के अंदर, आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, समझ आया? तो प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी पढ़ा होगा, याद होगा प्रियम्बल में। इक्वालिटी ऑफ किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो वो किस तरीके की इक्वालिटी दे रहा है? सोशल इक्वालिटी दे रहा है। और एक राइट टू इक्वालिटी जो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट का मेंशन है, आर्टिकल 14 टू 18, वो आपको सामाजिक इक्वालिटी वो भी दे रहा है। तो ये दोनों प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, सोशल इक्वालिटी मेंशन है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। आप डीपीएसपी देख के मत लगा लेना, जस्टिस मत समझ जाना है इसको, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, आप कहीं वहां पहुंच जाओ। अपने दिमाग में कुछ गलतफहमी मत लेना, क्वेश्चन को पढ़ना, उसी के बाद आंसर को मार्क करना। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, उसको फॉलो करे। तो एक गवर्नमेंट लिमिटेड बाय प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट चलनी चाहिए। ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास कर दे रहे हैं, उसमें मन माए चाहे अमेंडमेंट कर दे रहे हैं एज पर द नीड, वो सब नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। मेन इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन इम्प्लीकेशन है इक्वालिटी की इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे दिखाई दे रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रिविलेज सेक्शन नहीं है सोसाइटी में, सब इक्वल है। ठीक है, तो इससे इक्वालिटी सोसाइटी में पता चलती है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ है? ओनली वन टाइम हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और किस एक्ट के थ्रू अमेंड हुआ है? अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू? 3 वर्ड ऐड किए गए थे। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर, साथ ही साथ इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया था। मतलब एक्सप्लिसिटली ये शब्द आए थे। मतलब अगर इम्प्लिसिटली देखोगे ये तीनों ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बट इनको लिखने की टर्म में, मतलब लिखा नहीं हुआ था, तो उन्होंने जाके लिख दिया वहां पे कि ये वर्ड भी, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये एक्सप्लिसिटली लिख दिया था। 3 वर्ड को ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रीमियम में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। 42nd अमेंडमेंट के बाद इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, बता देते हैं। सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो पहले था, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द आ गए। ठीक है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलना जाने लगा। ठीक है, पहले कैसे बोला जाता था? क्वेश्चन आता 47 बिफोर 42nd अमेंडमेंट लिख देता ये, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होता? तो आंसर होता सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि उससे पहले ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे। ठीक है, एक्सप्लिसिटली, समझ गए? चलो आगे। वर्ड इंटीग्रिटी इन प्रियम्बल वाज एडेड टू विद फ्रेज, मतलब किस फ्रेज के साथ, मतलब कैसे ये लिखा हुआ अभी उसके उसमें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है मतलब यूनिटी, किस किस फ्रेज के साथ लिखा हुआ है? इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो बी आंसर इज द करेक्ट। बाद में मैं आपको एक बार पढ़ के भी सारा प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, जो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। पहले अभी देख लेते हैं प्रियम्बल ऑफ अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कब कब इसको अमेंड किया गया था, किसकी गवर्नमेंट थी? तो भाई उस टाइम पे ना इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, जब इसको अमेंडमेंट किया था 1976 के दौरान। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रेड डॉक्यूमेंट किसने बोला है? मतलब काफी सैक्रेड डॉक्यूमेंट है ये, ऐसा बोलने वाले कौन थे? ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि की किसने बोला है,
और सोल किसने बोला है, पर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ भी था वो भी नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। सेक्रेट डॉक्यूमेंट बोला गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, तो वो लिस्ट अपडेट कर लेना आपकी। सोल किसने बोला है, की नोट किसने बोला है, हॉरोस्कोप किसने बोला है, सेक्रेट डॉक्यूमेंट किसने बोला है, ठीक है, वो सब देख लेना आप। ठीक है, तो भाई इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, जितने भी प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकते थे इस टॉपिक से मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपका पूरा का पूरा प्रियम्बल अच्छे से कवर अप हो जाएगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं। इसके अलावा किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कमेंट कर देना, गारंटी लेता हूं इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं। ये हमारी जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी पॉलिटी के काफी सारे लेक्चर, 4 से 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉलिटी को पहले कवर करेंगे, फिर बाद में हिस्ट्री लाएंगे, फिर ज्योग्राफी लाएंगे, इकोनॉमी लाएंगे और अदर पार्ट्स को कवर करेंगे। तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में भी साथ साथ अपने व्यू पॉइंट बताएं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल किस तरीके से लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन justice, social, economical, political, liberty of thought, express, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity of integrity of nation in our Constitution Assembly. This on 26th day of November 1949, hereby adopt, enact। देखो अडॉप्ट और इनेक्ट शब्द आ गए ना, इसी से क्वेश्चन पूछा था मैंने, और इसी में से सारे क्वेश्चन थे। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे ना तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। एंड गिव आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छे से इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे। कुछ जो इसमें मेंशन नहीं थे कि ये वाला किसने इसको ये बोला है, किसने ये बोला है, जैसे कि की नोट किसने बोला है, हॉरोस्कोप किसने बोला है, ये सब लक्ष्मीकांत में मेंशन है, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाए। और बाकी एग्जाम्स में जो आए हैं वहां से भी मैंने लिया है सारा कुछ कंटेंट। तो यही आपके प्रोबेबल एमसीक्यू होंगे आने वाले एग्जाम्स में। मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, समझना है इस चीज को। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वही नहीं आने वाला है। आपको उसकी जड़ में जाना है, गहराई में जाना है, समझ के यहाँ से जो ज्ञान लोगे उस पे अच्छे से बार बार क्वेश्चंस को लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। आपका अच्छा तैयारी होगा, आप सक्सेसफुल होगे जर्नी में। ये मेरी शुभकामनाएं सबसे। तो चलिए आज का प्रियम्बल का टॉपिक खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अदर मसालेदार एमसीक्यूज। थैंक यू ऑल।